टू अनदर ब्लॉग। एंड आज है बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन, क्योंकि अभी मुझे कुछ देर पहले वरुण सर का मैसेज आया दैट कि आज हमारे हॉस्टल में एक सेलिब्रिटी आने वाले हैं। एंड वो एक सेलिब्रिटी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, एंड वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और हमारे लिए तो सच में एक ह्यूज आइकन है, बिकॉज मैं तो उनसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। एंड साथ ही साथ गाइस, उनके साथ हमें एक इंटरेक्टिव सेशन करने का भी मौका मिलने वाला है कि हम उनसे सामने ही सामने बैठ के बात करेंगे और बहुत सारी चीजें पूछेंगे। और सबसे स्पेशल बात है कि वो कोटा से ही पड़े हुए हैं। तो मैं गाइस अभी आपको नहीं बताऊंगा कि वो कौन है जो यहाँ आने वाले हैं, बट मैं आपको ग्राउंड में चल के बताऊंगा, बिकॉज ग्राउंड में सारा सेटअप लग गया है, आप देख सकते हैं। ग्राउंड में सारा सेटअप अभी लग रहा है एंड बहुत ही जल्दी एक ये सेशन होने वाला है। एंड अभी मैं चलता हूँ ग्राउंड में, और ग्राउंड में चल के आपको दिखाऊंगा और रिवील करूंगा कि वो कौन है जो आने वाले हैं। और फिर उनके साथ हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारे चैनल पे, जिसमें हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और डायरेक्टली उनसे हमें आंसर मिलने वाला है। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये गाइस मेरे चैनल पे ही फर्स्ट जाने वाला है जिसमें हम उनसे डायरेक्टली बैठ के एक इंटरेक्शन करेंगे। एंड गाइस बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलते हैं ग्राउंड में और ग्राउंड में चल बात करते हैं। एंड कीप वॉचिंग द एपी ब्लॉग गाइस। गाइस फाइनली हम ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं सारा सेटअप अभी लग ही रहा है। एंड फाइनली मैं आपको अब दिखाता हूँ कि कौन फाइनली आने वाले हैं। तो गाइस हमारे बीच आज शोभित निर्वाण आने वाले हैं, विच इज़ अ यंगेस्ट इंडियन यूट्यूबर, एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और अभी ये ऑन द वे हैं, कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक सारा सेटअप भी रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद हम अपना इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग द एपी ब्लॉग गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सा कनेक्शन है, स्पेशली इनका इस हॉस्टल के साथ में, कि द टाइम व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज जेई, तो कोटा से इन्होंने प्रिपरेशन किया था। एंड ही वाज अ स्टूडेंट ओवर हियर ऑफ दिस माधवम हॉस्टल। एंड शोभित completed his BTech from IIT Vadodara in IT, and he was there in Kota from 2017, 18, 19 session. And he is a very known personality of YouTube. आप लोग को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब YouTube की दुनिया में बहुत गज़ब की इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। He is having 1.48 million followers, and since 2019 he has been active on this YouTube channel. तो जब इनका प्रोग्राम हमें पता चला कि कोटा आ रहे हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट पुटअप करी एंड ही सेड कि नहीं यार, कम पक्का मैं हॉस्टल आऊँगा। तो इनिशियली जो अपना प्रोग्राम 8 बजे का था, सुबह कुछ इंसिडेंट हुआ, ही हिमसेल्फ टेल अबाउट इट। तो फिर इनका इंजरी हुआ, उन्होंने कहा कि मैं स्टिचेस लगे हैं मेरे को, बट आई विल श्योरली कम इन द इवनिंग। सर का टिकट सुबह का था, बट वो ट्रेन टिकट चूँकि बैठ के जाना था वो पॉसिबल नहीं था, तो इन्होंने अपना प्रोग्राम रीस्केड्यूल किया। एंड एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस ही इज़ देयर विद अस, कि just for you people. So a very very warm welcome to Shobhit. ठीक है, सभी बच्चे आ गए मैक्सिमम, ठीक है, इतना ही बहुत है, कोई बात नहीं, अब तो जितने आ गए उतने ही ठीक है। एक्चुअली सुबह रेजोनेंस में था हमारा प्रोग्राम, और वहाँ पे अलग लेवल का जोश था बच्चों का, बहुत ही ज़्यादा तगड़े नंबर में बच्चे आए। तो वहाँ पे थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो गया कि बहुत सारे बच्चे आ गए, तो सब चाह रहे थे कि सेल्फी मिल जाए, सब चाह रहे थे कि एक बार बात हो जाए। तो कुछ बच्चों के साथ सेल्फी हुई, फिर उसके बाद हमने अंदर रूम में जाके मैं बैठ गया। और फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे, 200-250 बच्चे ऐसे थे करीब, जो कि नहीं हटे, वो जब भी रूम के बाहर डटे हुए थे। तो मैं फिर वापस गया, वापस जाके उन 200-250 बच्चों को कवर करा, उनसे सेल्फी हुई, फिर मैं वापस आके बैठा। इतने में एक बच्चा ऐसा था जो बाहर रो रहा था कि मेरे को सेल्फी लेनी है, मेरे को सेल्फी लेनी है, मैं नहीं आ पा रहा, मैं नहीं आ पा रहा। तो मैं वापस ऐसे जस्ट उठा था, और वहाँ सेंटर टेबल रखी थी, कांच उसका अंदर लग गया मेरे पैर पे। और फिर उसके बाद गए हॉस्पिटल, वहाँ जाके स्टिचेस वगैरह हुए, अभी जस्ट 1 घंटे पहले की बात है। तो जब ये हुआ, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब मेरी कल सुबह की जनशताब्दी थी, जनशताब्दी में आप बैठ के जाते हो, तो मैंने कहा बैठ के तो नहीं जा पाएगा। तो फिर अभी हमने बिल्कुल जल्दी से 1 घंटे के अंदर अंदर दूसरी ट्रेन करी है, जो कि 5:30 बजे की है। और मैंने सोचा कि यार आप सभी को बोल रखा है, वैसे तो डिनर करना था साथ में अपन सभी को, बट मैंने सोचा बोल रखा है, थोड़े बहुत गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, तो मिलके तो ज़रूर जाते हैं। तो इसीलिए मैं आया और मैंने सर को बोला कि सर मैं आधे घंटे के लिए आ पाऊँगा मैक्स टू मैक्स, बट मैं आऊँगा ज़रूर अभी। तो पहले तो सभी को सॉरी, लंच नहीं, डिनर नहीं कर पाए अपन, बट कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
हाँ पहले अगर किस नहीं अगर इन्हीं में कवर हो गए क्वेश्चंस तो ठीक है, फिर उसके बाद जिनके बच जाएंगे क्वेश्चंस वो हम कर लेंगे। बोर तो नहीं हो रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कोटा आईआईटी होम, वरुण सर एंड अरुण सर, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज भैया के बगल में बैठ के, मतलब ये एक ड्रीम था सच में, इनके बगल में बैठ पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच सर, सर के लिए बहुत एक तालियां होनी चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा मतलब एक ऑर्गेनाइज किया सारी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच भैया अपना एक वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। एंड मैं सबसे पहले आपको ये जानना चाहूँगा कि आपने जब कोटा से लेके यहाँ तक की आपकी जो जर्नी है वो आपने कैसे फेस किया, क्योंकि इस बीच में जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होगा तो फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव वो सबको पता है कि वो आते ही हैं, तो कैसे उस चीज़ को आपने टैकल किया और फिर इस मुकाम तक पहुँच पाना, मतलब उसके बारे में एक छोटी सी हमारे। देखो यार तुम सब जब कोटा में हो ना अभी इस समय, तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ बोली रेजोनेंस में, अब भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा ने ना कुछ होप लगा के यहाँ पे भेजी है, सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं वो कि तुम पढ़ो, बस और कुछ नहीं चाहते। तो मैं भी यही कहूँगा 2 साल है अपने पास, ठीक है, इन 2 साल में ना एक विश्वास जमा लेना मम्मी पापा के सामने, एक ट्रस्ट बना लेना। उन सभी को ये लगना चाहिए अगर वो बीच में मान लो एक दिन सरप्राइज विजिट भी कर लें हॉस्टल में और तुम वहाँ पे मिलो तो तुम पढ़ रहे हो, या तो पढ़ रहे हो या फिर आराम कर रहे हो, कुछ और चीज़ ना कर रहे हो, जिससे उन्हें ये लगे कि यार पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा, 2.5-3 लाख रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं वो साल के, वो वेस्ट तो नहीं हो रहे। तो अगर उनको वहाँ पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा ना तो वो आगे तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट कर देंगे। उनको ये रहेगा कि यार इसने उस समय मक्कारी नहीं करी थी, उस समय पढ़ता तो था ही, कुछ गलत काम नहीं कर रहा था। तो अब भी जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो ऐसा तो नहीं है पहले एकदम मान गए, धीरे धीरे मानना शुरू करा। बट क्या हुआ कि उनको ये चीज़ थी कि भाई कोटा में ऐसे धोखा नहीं दिया किसी भी चीज़ पे, तो ये जो भी काम कर रहा होगा सही ही करेगा, मतलब कुछ गलत तो नहीं करेगा, कुछ ऐसे मक्कारी तो नहीं करेगा। तो आप सभी के पास मौका है, जितने भी कोटा में बच्चे हैं, मैंने उनको भी यहाँ पे वहाँ पे भी बोला, आप सभी को भी बोल रहा हूँ, दम लगा के पढ़ना, जितना अपना मैक्सिमम निकाल सकते हो ना, जितना रगड़ सकते हो ना उतना रगड़ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। 3 चीज़ें मैंने सबको वहाँ पे भी बताई, आपको भी बताता हूँ। पहला होते हैं आपके नोट्स, दूसरे होते हैं आपके कोचिंग के मॉड्यूल, और तीसरे होते हैं आपकी डीपीपी। इसके अलावा कोई बुक नहीं लेनी। हर बंदा ये बोलता है, मैं भी ये बोल रहा हूँ, पर मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ली थी और वो कभी सॉल्व नहीं हो पाई। 1-2 पन्ने सॉल्व होते हैं फिर उसके बाद रख देते हैं। आपको मॉड्यूल और डीपीपी के अलावा कोई टाइम मिलेगा ही नहीं करने का, और अगर आपको टाइम मिल रहा है किसी और बुक को करने का तो मतलब कि तुम गलत ट्रैक पे हो, मतलब कि तुम उसको ढंग से नहीं कर रहे हो। तो नोट्स को अच्छे से रट लेना है, पहली चीज। रट लेना मतलब घोट लेना है, रात को आते ही पढ़ो, सुबह उठ के वापस रिवाइज करो। 2 बार रिवाइज कर लिया वो नोट्स आपको याद हो गए, फिर एक बार संडे को वापस उसको एक बार पूरा ऊपर पीछे से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, नोट्स कंप्लीट। सेकंड मॉड्यूल, हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। जब आपका 100% कोई मॉड्यूल कंप्लीट होगा ना, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये चैप्टर तो मेरे को आता है। मेरे जो भी मॉड्यूल ऐसे थे, जिस चैप्टर के मॉड्यूल मेरे कंप्लीटेड थे, उसमें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मतलब लास्ट में जेई का टाइम आया था, जिन बच्चों का एम्स है उनका टाइम आएगा, तो उस समय बस आपके जिसमें 100% होगा ना मॉड्यूल कंप्लीट, बस वही आप करके जा पाओगे, और सब में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो इसलिए पहली चीज़ नोट्स, दूसरी चीज़ मॉड्यूल, और तीसरी चीज़ रेगुलर डीपीपी करते रहना। डीपीपी कभी नहीं छूटनी चाहिए। डीपीपी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अंडररेटेड है, यहाँ पे लोग उसको बहुत, बच्चे उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, बट तुम मत लेना। अगर ये 3 चीज़ आपने कर ली तो आप पूरी 11वीं में 90% जनता से आगे हो गए। क्योंकि बच्चे ये भी नहीं करते, बच्चे कहते हैं ये बुक भी लूंगा, ये बुक भी लूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, मॉड्यूल छोड़ दूंगा। तो ये नहीं करना हमें। तो यही चीज़, इसका पहला क्वेश्चन ये था कि कैसे माने मम्मी पापा। वो इसीलिए माने क्योंकि उनको पास एक, कह सकते हो कि उनको ट्रस्ट था। तो आपको भी अगर कुछ आगे, ज़रूरी नहीं है यार खाली आईआईटी जेईई एम्स यही नहीं लाइफ होती, इसके आगे भी बहुत कुछ चीज़ें करनी है। तो अगर आपको कुछ चीज़ करनी है और आप चाहते हो कि बाद में उस चीज़ को पेरेंट्स सपोर्ट करें, तो वो जब भी करेंगे जब उनका आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, 2 साल आपको मिले। आपके मम्मी पापा ने बहुत कष्ट करके, बहुत पैसे लगा के, बहुत होप लगा के यहाँ पे भेजा है। ज़रूरी नहीं आईआईटी मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं एम्स मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप तुम अपना 100% दे रहे हो, बस बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, लो। थैंक यू सो मच भैया। एंड आपने वीडियो में भी बहुत बार ये बताया है कि कोटा कुछ दे ना दे लेकिन मेहनत करना जरूर सिखा देता है। तो वो मतलब सही में अगर ईमानदारी से हम अपना काम करते हैं तो कोटा मेहनत करना सिखाता है। तो लाइफ में कहीं भी हम लोग रहेंगे तो वो मेहनत करना आता है तो कुछ ना कुछ खड़ा कर ही लेंगे। तो वो चीज़ें आप बहुत सही, थैंक यू। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मेरा नहीं, वो सभी का है लगभग, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन आज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी सोसाइटी में, बट साथ साथ ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस भी हैं।
क्योंकि हम लोग पढ़ने बैठते हैं एंड इंस्टाग्राम पे वही रील्स स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे पूरा टाइम वेस्ट कर देना, तो उस चीज़ को भैया कैसे टैकल करें? बिकॉज एज पेरेंट मेरे साथ भी ये होता है और फिर बाद में गिल्ट फील होता है कि अरे यार टाइम वेस्ट कर दिया अपना, 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट कर दिया। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे टैकल करें ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन? कितने बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है? सबके पास है, सब वापस भेज दो। वहाँ पे भी बोला था, यहाँ भी बोल रहा हूँ, मैं वरुण सर को बोल रहा हूँ, सर सबके पास स्मार्टफोन वापस चले जाने चाहिए, एक के पास भी नहीं रहना चाहिए। तुम कहोगे भैया इसके बिना तो नहीं हो पाएगा, हमारे पास QR कोड होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, वीडियो लेक्चर होते हैं, बैकलॉग होता है, ये होता है, सब बहाने हैं। आपसे पहले जब तक स्मार्टफोन नहीं था, कोटा से बच्चों की IIT निकलती थी ना, ऐसा तो नहीं है उसके बिना बच्चे एम्स में नहीं जाते थे, जाते थे। तो ये सब बहाने हैं कि भैया इसके बिना तो लेक्चर होगा ही नहीं, इसके बिना तो हम कर ही नहीं पाएंगे, बैकलॉग कैसे कवर होंगे, सब हो जाते हैं। 15,000 का फ़ोन ले रहे हो, 15,000 के इंडिविजुअल ट्यूशन लगा लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे तो तुम 15 लाख का नुकसान कर रहे होगे, 15 करोड़ का नुकसान कर रहे होगे। जो 15 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए बाद में जाके बड़े होकर कमाओगे, वो सब यहीं पे रिग्रेट रह जाएगा। 2 साल का है यार, बस 2 साल में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं होगी। 2 साल के बाद पूरे दिन बैठना चाहे फ़ोन पे, गूगल पे जाओगे, पूरे दिन कंप्यूटर में बैठे रहोगे। बैठोगे नहीं बैठोगे? तो कोडिंग करोगे, पूरे दिन कंप्यूटर में बैठोगे, चला लेना उस समय इंस्टाग्राम, उस समय मन भी नहीं करेगा। तो पॉइंट ये है, एक से जितने भी फ़ोन है ना, सब वापस भेज देना, किसी का नहीं रहना चाहिए। कितने 1200-1300 रुपये का आता है सैमसंग गुरु, वो ले लेना, उससे हो जाएगा। बताओ बताओ। आप पढ़ रहे थे अभी जो है ना कोचिंग में पूरा डिजिटल, जैसे हर चीज में डिजिटल अपना ले, जैसे व्हाट्सएप, हर इंफॉर्मेशन अब कोचिंग में नहीं जाती कि ये पैकेट ले लेना, सब व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। और जो कोचिंग है रेजो सर, रेजो अलर्ट, उधर ट्रांसफर कर दिया, वो भी तो हमको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी अगर हम स्मार्टफोन घर पे भेज देंगे तो। मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप आता है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, ऐप भी बहुत सारे बना रखे हैं। देखो अम्मी, मैं बोल रहा हूँ, इनमें से 10% जनता होगी जो वापस भेजेगी फ़ोन, बाकी कुछ दोस्त तो बचेंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उनसे पूछ लेना। सब तो नहीं भेजेंगे, पक्की बात है। सब नहीं भेजेंगे, सब नहीं भेजेंगे वापस, ये तो मैंने बोल दिया। अभी देखना सबके अंदर आएगा, अरे यार पागल बना रहा है, नहीं भेजना। कुछ ना कुछ तो होंगे जो बच्चे रह देंगे। दूसरा, साइबर कैफेज कभी भी प्रमोट नहीं करता मैं, बट जा सकते हो एक 15-20 मिनट के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल रख के। और जैसे आया 3 बजे की क्लास है तो टीचर आधे घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देता है, क्लास में नहीं शिफ्ट कर दी, उधर शिफ्ट कर दी, वो भी तो दिक्कत है। वो टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे नहीं, कोचिंग वाले। व्हाट्सएप ग्रुप एक बार जाके बात करो, कौन सी कोचिंग? रेजोनेंस, रेजोनेंस में बात करवाते हैं, हम करते हैं, टेक्स्ट मैसेज की बात करते हैं। टेक्स्ट मैसेज नहीं होता, उधर डायरेक्ट होता है, क्लास इधर शिफ्ट हो गई, उधर शिफ्ट हो गई। अच्छा, वो वहां पे जाके पता चलता है या फिर यहीं से? देखो यार, मैं बताता हूँ, अगर पहली वाली क्लास है तो उसका थोड़ा अपने कोई एक दोस्त हो जिसके पास क्या कहते हैं आपके स्मार्टफोन हो, चाहे वो यहाँ का हो चाहे बाहर का हो। मान लो मैंने इनको बोल दिया, सबने भेज दिया, कोई और होगा आपके कोचिंग में दोस्त होगा किसी और हॉस्टल का, उसके पास स्मार्टफोन हुआ, तरीके निकालने से निकल जाएंगे। ठीक है, हम अगर ये सोचेंगे नहीं निकल पाएंगे, अभी में बैठ के थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कुछ ना कुछ सब बच्चे निकाल देंगे तरीके। तो ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो सब बैठ के, 5-10 मिनट बैठो कि यार इसके पास स्मार्टफोन है, इसने भैया की बात नहीं सुनी थी, इसके पास अभी भी बचा हुआ है, इससे कांटेक्ट कर लो कि भाई तेरे को मैं ऐसा करूंगा, रोज की पेटीज खिला दिया करूंगा, और तू मेरे को ना जो भी मैसेज आए वो मेरे को टेक्स्ट भेज दिया करिए वापस, बस वो खिला देगा। तुम खिला दोगे तो वो तुम्हें टेक्स्ट भेज दिया करेगा। निकालने से, तरीके निकालने से निकलेंगे। पर ये जो तुम्हारे ये जो नुकसान करेगा ना, बहुत रिग्रेट होगा, बहुत। वहाँ पे मैंने एक चीज़ शेयर करी कि मैंने जियो फोन मंगवा लिया था अपने टाइम पे, आप पता है ना सबको 1500 रुपये का आता है। और एक उसमें सब चीज़ होती है, यूट्यूब, गूगल सब चलता है, व्हाट्सएप भी चल रहा है ना, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है, सब चलता है। तो मैंने क्या करा कि मंगवा लिया। 1 महीने के अंदर पता नहीं क्यों अंदर से गिल्ट आना शुरू हो गया कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। रोज का 1 GB मिल जाता है, फालतू की यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ मैं, फेसबुक चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, क्या क्या चल क्या रहा है। 1.5 लाख रुपए इसलिए भरे थे क्या पापा ने। गिल्ट आया। एक दिन इसी हॉस्टल में था, 108 नंबर कमरे में, तुम्हारा चेयर होती है, चेयर के नीचे लोहा लगा होता है, ये लोहा, इसके नीचे फोन रखा, तोड़ दिया। घर पे बता दिया कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, हाथ से छूट गया ऊपर से फोन। स्टेप लेने पड़ते हैं, ऐसे स्टेप तुम भी लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फोन तोड़ दो, पर हाँ ये है कि होता है ऐसे और तुम्हें करना पड़ेगा। बैठ जाओ कोई बात। तो अगर तुम भेज दोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। कुछ ना कुछ तरीके निकाल के, कुछ ना कुछ वे आउट निकाल के हो जाएगा कि स्मार्टफोन का जो भी आपको काम है वो निकल आएगा। जाके बात कर सकते हैं हम, कोचिंग वालों से आप बात करो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने की कोशिश करो, दोस्त बना लो, उससे कह दो कि भाई महीने का, हफ्ते का 1 पेटीज में खिला दूंगा तेरे को, है ना। इस तरह से हम तरीके निकाल सकते हैं। अगला थैंक यू भैया। एंड भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एज ए पर्सनली मेरा भी है, बिकॉज एज ए यूट्यूबर
दैट कि जब आपने चैनल स्टार्ट किया तो किस चीज़ ने आपको पहले तो मोटिवेट किए कि आप इस एजुकेशन फील्ड में ही अपना एक कैरियर सेलेक्ट करिए, एंड एज अ मोटिवेटर, एज अ यूट्यूबर, और क्या क्या चीज़ आपने फेस की? जैसे कि अगर कहीं कोई सपोर्टर है तो हेटर भी ऑब्वियस सी बातें होते ही हैं, तो इस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया? बिकॉज एज अ पर्सनली मुझे तो ये जानना ही है, तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए, एंड कैसे आपने एजुकेशन को ही चुना वो बेसिकली। यार एजुकेशन को कैसे चुना, वो यही था कि कोटा से निकले थे, जहाँ पे अपने वहाँ पे कॉलेज में जाके दोस्तों को कोटा का ज्ञान देने लग जाता था मैं। वो कहता था हमें क्या दे रहा है भाई, हमें नहीं सुनना, हमारी तो निकल गई है, जिनको सुनना उनको सुना दे। तो मैंने कहा पता कैसे सुनाऊँ, मतलब मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे ऐसे एजुकेशनल भी कुछ हो सकता है, क्योंकि 2 साल कटे हुए थे और जब अपने पास जियो फोन था उस समय बस गाने सुनता था उसमें मैं। तो मेरे को एक दोस्त ने बताया कि यार यूट्यूब पे भी आप एजुकेशनल चीज़ें बना सकते हो, ये चीज़ चलती है। वहाँ से फिर मैंने कोटा के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई। कोटा के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाने के बाद धीरे धीरे पता चला कि यार इससे इतनी ऑडियंस नहीं इकट्ठी हो पा रही है, इतने बच्चों तक वो बात इतनी आसानी से नहीं पहुंच रही है, प्रमोशन मारने पड़ेंगे, ऑर्गेनिकली नहीं जा रहा है। फिर 10वीं का बोर्ड आने वाला था, मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा था, उसने बोला कि भैया जो आप हमें पढ़ा रहे हो वो चैनल पे भी डाल दो। तो मैंने उसको चैनल पे डालना शुरू करा, वहां से हम 10th पे जाने लग गए। हेटर्स की बात करें तो यार देखो, बात ही चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। शुरुआत में दर्द होता था, मेरे को भी बहुत दुखी होती थी कि यार क्या मेरे को यार साला बोल दिया इसने तो कमेंट सेक्शन में। मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि ऐसा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैंने तो कोई पेड कोर्स नहीं बेचा, कुछ पैसे नहीं ले रहा इनसे, फिर क्यों गालियाँ आ रही हैं, क्यों ऐसे हेट आ रहा है। फिर बाद में धीरे धीरे पहली चीज़ तो इग्नोर होना शुरू हो गया, दूसरी चीज़ पता चल गया कि ये बच्चे नहीं है, कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो कि बिठा रखे हैं इसी काम के लिए, जिससे कि ये बंदा ग्रो ना करे, ये पहले ही डिमोटिवेट होकर बंद कर दे। तो आपके भी आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इसी काम के लिए बैठेंगे, आपको डिमोटिवेट करके हटा दें। नहीं फर्क पड़ना चाहिए, शुरू में फर्क पड़ेगा 2-3 बार, 3-4 बार, 10 बार, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं ना। अभी शुरुआत है आपके कोटा में, अभी तो बहुत चीज़ देखने को बाकी है। मैं गंजा हुआ था सबसे पहली बार इसी हॉस्टल में, वहां से चलता हुआ आया तो सारे हंस रहे थे। 1 महीने बाद आधा हॉस्टल गंजा हो गया था सब, कि भाई शोभित भी हुआ है और हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है यार, इसमें तो गर्मी भी लगती, तो बहुत अच्छे हो गए थे। तो इसलिए शुरुआत में होता है, बट बाद में अगर कुछ पॉजिटिव दिख रहा होता है तो सब लोग उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल क्या है कि हम लोग जैसे एक दिन क्या हुआ कि दबा के 10 घंटा पढ़ दिए, अब 2 दिन 3 दिन तक टच ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है और सबके साथ लगभग ये होता है। तब उस चीज़ के लिए कैसे खुद को हमेशा मोटिवेट रखें कि आज 10 घंटा पढ़े हैं तो कल वो कम ना होने पाए। सोचते हैं लेकिन फिर भी वो गैप हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ आप बताइए, वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यार देखो, मैंने एक चीज़ की वहाँ पे भी बात करी कि स्पार्क आएगा तुम सभी के अंदर। एक दिन ऐसा होगा 11वीं या 12वीं के दिन, जिस दिन अंदर से ऐसी आग सी आएगी, पता नहीं कहाँ से आएगी, मेरे अंदर भी आई थी, कि बस ये मन करेगा अब तो बस आग लगा दूंगा, पूरे टाइम पढ़ूंगा, पूरे दिन पढ़ूंगा, पूरी रात पढ़ूंगा। वो अगर स्पार्क तुम उठा के अपने पास रख लोगे और उसको 3-4 दिन 7 दिन अपने आप करना शुरू कर दोगे। हाँ, तो किस चीज़ पे थे अपन? हाँ, कि 7 दिन, 21 दिन तो बहुत ज़्यादा होते, 21 दिन मेरे को पता है नहीं हो पाते। 7 दिन वापस एक बार ट्राई करने की सोचो, जो शुरुआत पिछली बार करी थी वो शुरुआत कैसे हुई थी, वो चीज़ निकालने की कोशिश करो। जब शुरू करा था वो जब वाला था, अभी वापस आएगा एक और, वो तो शुरू वाला कॉन्फिडेंस था कि कोटा आया हूँ। शुरू किया 6-7 महीने ऊपर हो गए, लेकिन 1 महीने पहले मेरा पूरा मोमेंटम वापस टूट गया है। वो पता है, अभी अगर तुम सोचोगे कि पिछला वाला सही करने की कोशिश करूं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो प्रेजेंट को करो, प्रेजेंट को उठाओ। जैसे पहले शुरुआत करी थी वही चीज सोचो, क्या करा था। ये तो मत करो अब कि किसी से नहीं नाता रखना मेरे को, मैं तो अलग भागूंगा, ये मत करो। जितने दोस्त बनाओगे वो दोस्त काम आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो मत करो। ये चीज़ मेरे अंदर भी आई थी, सही कह रहे हो तुम, कि एक टाइम बाद मैं भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आना शुरू कर दिया था, बट वो शायद सही के लिए है। शायद तुम स्मार्ट वर्क सीख रहे हो, ये भी हो सकता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम क्या कहते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम उस समय हार्ड वर्क कर रहे थे, इस समय शायद तुम स्मार्ट वर्क कर रहे हो, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही रहेगी। तो जो दूसरी स्पार्क है वो वापस आ जाएगी, है ना। और जैसे मैंने कहा कि पिछली बार जैसे स्टार्ट करी थी, ये कंफर्ट जोन में आना हो जाता है। तो एक बार देखो कि क्या मार्क्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या नॉलेज पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या जो मैं पहले पढ़ता था उसमें दिक्कत आती थी, मतलब मैं जो पहले पढ़ता था वो याद रहता था, या अब वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ वो याद रह रहा है। यही पॉइंट है, अब तुम स्मार्ट वर्क सीख रहे हो।
मेरे जब मैं हार्डवर्क कर रहा था ना, मैंने बताया था वो वाला टाइम था मेरा रक्षाबंधन वाला टाइम, उस समय मैं बहुत दिन पढ़ता तो था, बहुत टाइम पढ़ता तो था, पर वो याद नहीं रहता था। वो गधों वाली मेहनत थी जिसमें बस क्वेश्चन करे ही जाने पागलों की तरह। जो उसके बाद मैंने करा, जिसमें मैं 7-8 घंटे सोता भी था, उसमें सेटिस्फेक्शन तो हाँ थोड़ी कम मिलती थी, बट क्या होता था कि वो चीज़ याद रहती थी। तो अब तुम वो वाले फेज में आ गए हो, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन बताओ। मतलब मेरे 2 सवाल है आपके लिए। पहला तो ये आईआईटी का सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपको कितना सही लगता है? जैसे कि सबके इच्छा होती है कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, लेकिन अगर आईआईटी के जो टॉपर होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रट्टा मार के टॉप आ जाते हैं और उनको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। लेकिन एक बंदा है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, वो कोडिंग प्रोग्रामिंग सब आता है, उसको आईआईटी एडमिशन नहीं देगा क्योंकि उसको आईआईटी में अच्छे रैंक चाहिए। तो वैसे ही मेरा एक दोस्त था, लाइक आपकी एज का था, बड़ा था, तो उसका जेईई मेंस में भी नहीं हुआ, लेकिन उसको यूएस के जो टॉप 20 यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें एडमिशन मिला और उसको सब स्कॉलरशिप मिले। तो ऐसे ही हम टैलेंट भी खो रहे हैं इंडिया से। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? और मुझे दूसरा सवाल है मेरा कि आपकी कॉलेज लाइफ, लाइक अभी सभी जगह पैसा कैसा कमाना है, एंटरप्रेन्योर, इसका थोड़ा लेवल चल रहा है और माहौल है, इसके बारे में भी आप थोड़ा हमें बताइए। ये 2 सवाल थे। देखो यार, इसने सबसे पहला सवाल ये पूछा है कि जो हमारे यहाँ से माइंड्स बाहर जा रहे हैं यूके यूएस, उस पर मेरा क्या टेक है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं अवॉइड ही करता हूँ यार। अगर अब मैं पूरा पॉलिटिक्स में चला जाता तो चला जाता। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए मतलब? यार देखो, अगर सोना है ना, उसको खजान में से निकाल लेते हैं ना, कोयले में से निकाल लेते हैं सोने को, मिल जाता है। मेरे कॉलेज का ही मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत ही तगड़ा कोडर है, उस बंदे की सीपीआई क्या होता है, फर्स्ट से लेके 10 पॉइंटर्स होते हैं, उसमें से जितनी कम होती रही मतलब तुम इतने बेकार हो एकेडमिक्स में। उसकी सीपीआई थी 5.8। उसकी सबसे तगड़ी इंटर्नशिप लगी हमारे कॉलेज में। कंपनी आई थी, 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, 3 थे 9.8 वाले, ये था 5.8 वाला। उन तीनों को छोड़ के इसको ले गई। क्यों? टैलेंट देख लिया। टैलेंट है तो निकल जाओगे, ठीक है। एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं कोडिंग में अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मेरे को इस चीज़ में मजा आता है, ये चीज़ कर रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं हम आगे। तो इसी तरीके से अभी जो है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि भैया अभी मैं 12वीं 11वीं छोड़ के एकेडमिक्स के अलावा कुछ और चीज़ पैशन फॉलो करने के लिए निकलता हूँ, वो बहाना है। अगर कोई पहले से कर रहा है, वो बंदा 9वीं 8वीं से कर रहा है कोडिंग, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो वो तो पैशन वाली चीज़ है। उसको अगर वो कॉलेज में होता भी नहीं ना, वो तब भी कोडिंग कर रहा होता। उसको कॉलेज के प्रेशर की जरूरत नहीं थी, उसको कॉलेज के एग्जाम्स के प्रेशर की जरूरत नहीं थी, उसको कोडिंग करनी ही थी। तो पॉइंट ये है कि अगर तुम कर रहे होगे ना, तो तुम्हें खजान में से निकाल लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे लोग, तो उसकी टेंशन मत लो। आईआईटी मिले ना मिले, मैं पहला वर्ड ये बोला कि मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्स मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में कोई और टैलेंट होगा ना, तो आप निकल आओगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं सामने बैठा हूँ, तुम्हारी एज में से निकला हूँ। जेई ठीक है, थोड़ा बहुत एवरेज सा गया, मेंस निकला, इतना बड़ा कॉलेज नहीं है, पर जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उससे कॉलेज का कोई रिलेशन नहीं है। अगर नहीं होता कॉलेज में जब भी कर रहा होता। तो इसलिए उस चीज़ की टेंशन मत लो कि भैया क्या पैशन या फिर कोई जो मेरा टैलेंट है वो वेस्ट होगा, बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बाहर जाओ ना जाओ वो चीज़ यार, उस पर थोड़ा कमेंट मैं नहीं करूँगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? कॉलेज लाइफ, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब, ये चीज़ तो बहुत है यार, ठीक है। ये चीज़ वापस पैशन से रिलेटेड आ गई कि पहले तो थोड़ा कम था, लोगों को कम नॉलेज थी इंटरनेट वगैरह की वजह से, बट अब इंटरनेट की वजह से बहुत चीज़, फ्रीलांसिंग और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। तो तुम कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें दिखेगा, आसपास वाले लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि सोच रहे हैं। एक मैंने जगह एक पॉडकास्ट थी कुणाल शाह की, शायद आपको पता हो, फ्री चार्ज के फाउंडर, क्रेडिट के फाउंडर। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा कॉलेज में एक कंपनी खोले, एक स्टार्टअप खोले, एक एंटरप्रेन्योर बने। उससे शायद वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ना बने, बट बाद में एक अच्छा एम्प्लॉय जरूर बनेगा। इस लाइन का एक बहुत डीप मीनिंग है। इसका मतलब ये है, जब तुम एक स्टार्टअप खोलते हो, जब तुम एक कंपनी खोलते हो, तो तुम उस कंपनी को चलाते हो, तुम उस कंपनी को मैनेज करते हो, तो तुम्हें एक फीलिंग आ जाती है कि एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हैं, एम्प्लॉयज पे क्या डिफिकल्टी आती है, और ये भी पता चल जाता है कि एम्प्लॉयज से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। समझ गए? तुम ये चाहते हो कि मान लो मैंने तुम्हें हायर करा, ठीक है, तुमने मुझे मान लो हायर करा, तो तुम कहोगे कि यार इसको मैं 8 घंटे की सैलरी दे रहा हूँ, तो इससे ये काम निकलना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये काम करे। मान लो तुम्हारा स्टार्टअप फेल हो गया, अब तुम कोई जॉब में जा रहे हो, तो अब तुम एम्प्लॉय हो और तुम्हारा बॉस है, तो तुम्हें पता होगा कि बॉस मेरे से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। फील आई?
समझ में आ रहा है? अब तुम्हें पता होगा कि मैं बॉस को कैसे इंप्रेस करूं, क्योंकि एक टाइम पे तुम भी बॉस थे, तो तुम्हें पता है कि एक बॉस को खुश करने के लिए क्या क्या करना होता है। तो इसलिए उन्होंने एक बात बोली थी, ये बहुत सही लगी थी मेरे को, कि चाहे छोटा सा स्टार्टअप खोल लिया, छोटी सी कंपनी खोल ली, 1-2 जनों की टीम रख ली, उनको 1-2 हज़ार की सैलरी पे रख लिया, बट रखो जरूर, एक कंपनी जरूर खोलो, बाद में जाके हम चाहे अच्छे एम्प्लॉय तो जरूर बनेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए। और किसी का टाइम क्या हो रहा है सर? 8-9 मिनट और लेंगे हम, है ना, फिर उसके बाद निकलना पड़ेगा। हाँ जी बताइए। भैया कभी कभार ऐसा होता है कि हम पूरे शीट कर लिए है, मॉड्यूल भी कर लिए है, यानी डीपीपी वगैरह सब कर लिए, नोट्स एकदम रटे हुए, तब भी हमारे मार्क्स नहीं आते टेस्ट में। टेस्ट में यानी वो अभी कौन सी क्लास में हो? 12th में अभी 12th में आए हो, ठीक है। ये मॉड्यूल अच्छी तरह करना कब शुरू करा? अभी 11th की एंडिंग हो रही थी ना, तभी कब से शुरू करा? अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, मेरे को भी हुआ था। जब मैंने इस चीज को सीरियसली लेना शुरू करा था, 12th के एंड में जाके मेरे तो मार्क्स थोड़े से इंक्रीज हुए थे, नहीं तो स्टैग्नेंट थे, 120, 130, 120, 130, बाद में जाके वो 180 पहुंचे। मैंने कर्व बताया था, कर्व होता है शुरू में आप लगे रहो, 1-1% बढ़ते रहो, 1-1% बढ़ते रहो, तो शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, फिर बाद में एक थ्रेशोल्ड आएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिल जाएगी, बस लगे रहो कंसिस्टेंटली, 1-1% बढ़ो। ऐसा होता है कि टेस्ट में मार्क्स एकदम कम आ गए, तो फिर एक हफ्ता पढ़ने का भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है अब ना पढ़ के देखते हैं टेस्ट में कैसे आता है, ऐसा लगता है। एक हफ्ते पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो एक हफ्ते मत पढ़ के देखो, गिल्ट आना शुरू हो जाएगा, अभी गिल्ट आ गया मेरे को, बस फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर दोगे। एक हफ्ते मत पढ़ के देखो, जब आसपास देखोगे ना पूरे रूम में सब तो पढ़ रहे हैं, मैं ही घूम रहा हूँ, अकेले घूमूंगा, क्या करूंगा, इससे बढ़िया पढ़ ही लेता हूँ। यही तो माहौल है जो तुम्हें कोटा में मिल रहा है, कि आसपास में सभी पढ़ रहे हैं, तो किसके साथ मजे करोगे? वो कहेगा मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार, मेरे को पढ़ने दे। तो 1-2 दिन चलो मजे कर लो, बट ये है कि टेस्ट के बाद उसको बस एनालाइज जरूर करना। एनालिसिस से मेरे को ये पता चला कि यानी वो जो एग्जाम टेम्परामेंट होता है ना, फीलिंग मिस्टेक ज्यादा करती है, अभी टाइम में वही पता चलेगा। हाँ वही पता चलेगा। वही करना है, सही ट्रैक पे हो, बिल्कुल सही हो। बैठ जाओ, बताइए। अच्छा, स्ट्रीम के लिए, स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, किस चीज के लिए? तो साइंस नहीं ले रहे यहाँ पे, तो मैक्सिमम बच्चे हैं। हाँ अच्छा, मैथ्स के 4 चैप्टर उठा लो, बायो के 4 चैप्टर उठा लो, यहाँ पे इतने सारे सीनियर्स, इनसे पूछो, इनसे एक्सपीरियंस लो, 4 चैप्टर उसके उठाओ, पढ़ के देखो मैथ्स के, 11th के 4 चैप्टर बायो देखो, 11th की और 10th की मैथ्स, 11th और 10th की बायो, 11th और 10th की फिजिक्स सबसे अलग है, कोई सेम कुछ भी नहीं है अंदर। ठीक है, तो ये तुम सोचो कि 10th में मैथ्स में अच्छा तो 11th में भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दोनों अलग है। तो इसलिए उनके 4 चैप्टर 5 चैप्टर उठाए, उसके एक चैप्टर से कुछ नहीं होगा, एक चैप्टर, पहला चैप्टर मैथमेटिकल 2 सबका आसान है, ठीक है, कुछ नहीं होता उसमें। बायो में भी जो भी पहला चैप्टर होगा बहुत आसान होगा। तो 4-5 चैप्टर जब उठाओगे तो पता चलेगा कि यार इन 4-5 चैप्टर के बाद मैं इसको पूरे 2 साल ले सकता हूँ या नहीं ले सकता आगे। अगर ले सकते हो तो उसको चूज कर लेना। दूसरा, मम्मी पापा को कन्विंस करना है, थोड़ा बहुत रो लो, ठीक है, डरा दो थोड़ा सा कि अरे मम्मी ये वो, तो मान जाएंगे, पापा मान जाएंगे। थोड़े बहुत प्रूफ लेके जाओ उनके पास, एक रोड मैप बना दो कि पापा देखो बायो में ये होगा, मैथ्स में ये होगा, प्लान बी ये रहेगा मेरे पास, प्लान ए ये रहेगा, इस तरह से मनाने की कोशिश करो कि मान जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या टाइम हो गया? 2 मिनट है अपने पास, 2 मिनट का किसी के पास सवाल? तुम्हारा तो हो गया। हाँ बताओ। हार्ड वर्क करते रहोगे, स्मार्ट वर्क पता चल जाएगा। हार्ड वर्क करना शुरू कर दो, उसको पता चल गया। हाँ, सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन रहेगी, कोई एक पक्की डेफिनेशन नहीं है। कुछ क्वेश्चन शीट में ऐसे होते हैं जो नहीं बनने के लिए होते। हमारे सर साहब बोलते थे कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे मिलेंगे जो जानबूझ के डालते हैं जिससे कि बच्चा थोड़ा सा परेशान रहे, ये रहे। तो इसलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जो नहीं हो रहा, तो ये समझ लो कि ये नहीं बनने के लिए था, ये सर से मैं पूछूंगा, समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सर बोलते हैं कि ये हमने इसलिए बनाए जिससे कि हम क्लास में आके डिस्कस कर सकें। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम की कमी है, मेरा 5:30 बजे ट्रेन है ना, और टाइम बहुत कम है। हम अभी यही पे एंड करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे यार एक बार वापस मैं विजिट करूंगा, तब आके हम डिस्कस करेंगे ना। मैं अभी निकलता हूँ, बाकी आप सभी को हाँ बस एक चीज बोलूंगा, रगड़ना, ठीक है, अच्छी तरह रगड़ना, जितना दम लगा के रगड़ सकते हो उतना दम लगा के रगड़ना। आपके साथ सर हैं, बाकी बहुत लोग हैं, कोई भी पर्सनल चीज हो, जितनी भी पर्सनल हो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। डिस्कस करना अपने पेरेंट्स से, सर से, बाकी जितने भी लोग हैं सब बहुत हेल्पफुल हैं। कोटा जैसा दिखाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग आपको मिलेंगे, आप राह चलते से भी किसी से डिस्कस करोगे ना कुछ सोल्यूशन दे देगा, क्योंकि सबको एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो इसलिए डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, मिले ना मिले वो अलग बात है, अपना 100% देना है। ठीक है जी, चलते हैं आप, है ना, नीचे से।
थैंक यू। अभी बैठे रहो। आशीष भैया और अरुण सर से रिक्वेस्ट है कि एक सोवेनियर कोटेडियम के बिहाफ पे, और वेलकम पहले रह गया था